हेलो एवरीवन। आज है 6 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत बड़ी खबर की कि रिलायंस और भारती एयरटेल दोनों ने आखिर में हाथ मिला लिया है। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि दोनों ने कहीं ना कहीं एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हम कह सकते हैं कि वो अभी यहाँ पर देखने को मिली है। और उन सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, ये भी चर्चा करेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में और भारतीय एयरटेल में खरीदारी का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 1985 रुपए के आसपास ट्रेड कर रही है, जिसमें रिलायंस जियो भी इसी में शामिल है। और भारतीय एयरटेल 532 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। बड़ी खबर आई है स्पेक्ट्रम को लेकर, और यहाँ पर यह है कि रिलायंस जियो टाइड अप विद भारती एयरटेल इन दिल्ली, मुंबई एंड आंध्रा। और 1500 करोड़ के टेलीकॉम स्पेक्ट्रम इन्होंने जियो ने खरीदे हैं एयरटेल से। तो ये वाकई में काफी बड़ा अग्रीमेंट है दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो। और यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो मुकेश अंबानी जी की जो कंपनी है रिलायंस जियो, उन्होंने साइन किया है अग्रीमेंट भारती एयरटेल के साथ फॉर एक्विजिशन ऑफ राइट टू यूज स्पेक्ट्रम इन 800 मेगाहर्ट्ज बैंड इन द थ्री सर्कल थ्रू स्पेक्ट्रम ट्रेडिंग। तो देखिए, तीन जो इनके स्पेक्ट्रम है, अगर हम बात करें दिल्ली, मुंबई और आंध्रा में, तो उसको यूज करने का एक्विजिशन आप कह सकते हो कि उसको यहाँ पर हासिल किया है। और यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करें तो कितने की ये डील है, तो जो वैल्यूएशन निकल कर आया है वो तकरीबन 1500 करोड़ के आसपास है। उसमें से अगर देखें तो ऐसा नहीं कि 1500 करोड़ दे देंगे इनको। यहाँ पर आप देखिए कि थ्रू दिस अग्रीमेंट सुनील मित्तल भारती एयरटेल विल रिसीव 1037 करोड़ अगर हम बात करें तो ये उनको मिलेंगे रिलायंस जियो की तरफ से। और बाकी का तकरीबन 460 करोड़ का जो है वो एक लायबिलिटीज है फ्यूचर की। ठीक है, तो फ्यूचर की लायबिलिटीज जो है वो स्पेक्ट्रम की जो होती है वो यहाँ पर है, तो वो भी रिलायंस इंडस्ट्री ही पे करेगी अगर कुछ होता है तो फ्यूचर में। तो ये सारी चीजें हैं। 1500 करोड़ का एक बड़ा डील इन दोनों के बीच में हुआ है। और कहीं ना कहीं देखिए, एयरटेल को पैसों की जरूरत भी थी और रिलायंस के पास तो बहुत सारा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम एक और चीज अगर देखें तो एयरटेल और जियो के बीच में ये डील कहीं ना कहीं एक, ये चीज को आप मान के चल सकते हो कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में है। वरना इससे पहले हमें खबर यही मिलती थी कि जियो और एयरटेल एक दूसरे के साथ इतनी बड़ी स्पर्धा में थे, कंपटीशन में थे। हालांकि अभी भी है और रहने वाले हैं फ्यूचर में। लेकिन अगर इस तरीके की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग फ्यूचर में देखने को मिलेगी इन दोनों के बीच में, तो कहीं ना कहीं बाकी टेलीकॉम कंपनी के ऊपर खतरा जरूर रहेगा इसके चलते। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोनों ही कंपनी का फायदा हुआ है। यहाँ पर एयरटेल को पैसा मिला है और रिलायंस इंडस्ट्रीज को भाई साहब नए स्पेक्ट्रम मिल चुका है। इसके बदौलत अपना बिजनेस और ज्यादा एक्सपांड कर पाएंगे। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि रिलायंस जियो के यूजर्स हम सबने देखा कि काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। एयरटेल के भी यूजर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो वो है वोडाफोन आइडिया, पैसे की किल्लत की वजह से, और यूजर भी इनको छोड़ के बाकी जगह पे स्विच कर रहे हैं। अगर यहाँ पर हम बात करें, सबसे पहले मैं अगर आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में दिखाने की कोशिश करूं तो एक महीने में रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर में लगातार गिरावट आई है। 9% तक ये शेयर टूट चुका है। 2200 रुपए से टूटकर ये आज 1985 रुपए तक पहुंच चुका है। एक साल में अगर हम देखें तो 84% का ग्रोथ जरूर है। 1000 रुपए से उठकर शेयर आया था, 2300 रुपए तक पहुंचा। लेकिन उसके बाद अगर देखें तो गिरावट और तेजी में ऐसा फंसा है शेयर कि कोई बड़ी तेजी ना दिखा पाया है। यहाँ पर आप देखें तो लार्ज कैप शेयर है, शायद भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है ये। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 12,65,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखा जाए तो 64 लाख के अराउंड का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर यहाँ पर लगातार खरीदारी कर रहे हैं। 50.54% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। 25.16% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है। 4.85% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 5.83% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करती है। यहाँ पर आप देखेंगे, कोशिश करें तो एलआईसी के पास बड़ी होल्डिंग है। 5.45% की होल्डिंग एलआईसी लेकर बैठा हुआ है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 9.11% के आसपास है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो टेक्निकल रेटिंग अभी उतनी अच्छी नहीं है, डाउनग्रेड के संकेत है। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में आपको उतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है।
अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर्स 66% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 30% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, 4% लोग होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं, मतलब 70% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, जबकि 30% लोग बेच के निकलने की भी सलाह यहाँ पर आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। रिलायंस की मैं बात करूं तो ये वो कंपनी है जिनके रेवेन्यूज हमेशा बढ़े हैं और प्रॉफिट अगर आप देखें तो ये आसमान में ही उड़े हैं हमेशा। ये वो कंपनी है जो बहुत ही बड़ा प्रॉफिट कमाती है और ये वो कंपनी है जो अब रिफाइनरीज और ऑयल टू गैस तक सीमित नहीं है। ये वो कंपनी है जो अब टेक्नोलॉजी सेक्टर में घुसी है रिलायंस जियो के द्वारा। टेलीकॉम का सबसे बड़ा प्लेयर है, इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन चुकी है। रिलायंस रिटेल भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रहा है और रिटेल फ्यूचर है इंडिया का। इंडिया का फ्यूचर अगर हम बात करें तो भैया रिटेल भी एक पार्ट, इंटीग्रेट पार्ट रहने वाला है और इनका कह सकते हैं कि जो लाइफ स्पैन है वो बहुत बड़ा है, बहुत लंबा लाइफ स्पैन आप कह सकते हो। तो रिलायंस ने अपने बिजनेस को बहुत ही जल्दी कह सकते हैं कि डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करी है और उसमें काफी हद तक वो सक्सेसफुल रहे भी हैं और जहां हाथ डाला है वहां मार्केट लीडर बनना चाहते हैं। और टेलीकॉम में तो बन चुके हैं और रिटेल में भी बहुत जल्दी आपको एक लीडिंग पोजीशन के ऊपर नजर आने वाला है रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो मेरे हिसाब से ये जो डील हुई है एयरटेल और जियो के बीच में, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव डील है और दोनों कंपनी के लिए है, ऐसा नहीं कि सिर्फ रिलायंस के लिए ही है, एयरटेल के लिए भी है। एयरटेल को भी अगर आप देखें तो एक बड़ा कर्जा एयरटेल के ऊपर भी है, जो हालांकि फंड रेजिंग उन्होंने ऑलरेडी कर लिया, लेकिन फिर भी अगर पैसा आता है तो एक पॉजिटिविटी ये मानी जाएगी कि कंपनी के पास कर्जा ना हो, कंपनी के पास इनफ लिक्विडिटी हो जिसको वो फ्यूचर में अच्छे से इस्तेमाल कर पाए। और एयरटेल का ये जो मूव रहा है वो भी एक सराहनीय है। तो एयरटेल की अगर मैं बात करूं, 332 का शेयर है, बड़े लेवल से टूटकर नीचे जरूर आया है ये, एक महीने में जहां था वहीं पर पहुंच चुका है, लेकिन एक साल में अगर हम देखें तो सिर्फ 25% का ग्रोथ है। लेकिन आप देखिए तेजी के बाद गिरावट आई है, फिर तेजी आई और फिर गिरावट आई, लेकिन फिर से अब तेजी की तरह ये भाग सकता है। बड़े बड़े जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं वो भारतीय एयरटेल में आराम से कहते हैं कि भैया 700 रुपए तक तो ये आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल ही जाएगा। लार्ज कैप शेयर है ये, 2,90,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 1,28,00,000 से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है और यहाँ पर प्रमोटर के पास 36% से भी ज्यादा की होल्डिंग है, 17.75% की होल्डिंग एफआईज, 13.95% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 5.79% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा देखने को मिल रही है। 38 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 955 से भी ज्यादा एफआईएस ने पैसा लगाया है और एलआईसी ने भी बड़ा पैसा यहाँ पर अपना झोंका है। 3.18% की होल्डिंग उनके पास है, 40% का डिविडेंड पे कर रहा है। ओवरऑल अगर हम बात करने जाए तो भारतीय एयरटेल भी पॉजिटिव ट्रेंड में है और रिलायंस हमेशा पॉजिटिव ट्रेंड में रहेगा, लेकिन हाँ एक बड़ी तेजी दिखाने के बाद रिलायंस काफी वक्त से सो रहा है। काफी लोगों को यहाँ पर गुस्सा भी आ रहा हो कि भाई साहब हमारा पैसा इतने वक्त से फंसा हुआ है, ना कोई बड़ी तेजी दिखा रहा है ये और ना ही हमारा पैसा यहाँ से आगे बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी रिलायंस का जो फ्यूचर है वो मुझे बेहतर इसीलिए लग रहा है क्योंकि टेलीकॉम आने वाले दिन में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। अब तक की टेलीकॉम कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है, अब इनके बिना जीना मुश्किल हो चुका है। और यहाँ पर आप देखें तो रिटेल भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और जो इनकी सबसे बड़ी डील है ऑयल टू, अगर हम अब बात करने जाए तो सऊदी अमाको के साथ इनकी एक बहुत बड़ी डील है। तो अगर वो एग्जीक्यूट हो जाती है तो याद रखिए एक बड़ी रफ्तार भी ये शेयर दिखा सकता है। ओवरऑल इतना कहूंगा कि जो डील हुई है जियो और एयरटेल के बीच में, ये काफी बेहतरीन डील है, पॉजिटिव डील है, दोनों ही कंपनी का इससे फायदा है। दोनों ही कंपनी में खरीदारी की है, बने रहिए, फ्रेश बाइंग भी करना चाहो कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। आप देखिए पिछली बार जब कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे तब भारतीय एयरटेल के शेयर में चांदी ही देखने को मिली थी। देखिए रौनक ही आई थी यहाँ पर, जब सारे बिजनेस डूब रहे थे तब ये शेयर था जो एकदम से बड़ी छलांगे लगा रहा था, क्योंकि भाई साहब इनको फायदा है, लोगों को जरूरी है इंटरनेट, वो यूज करेंगे। आज अगर हम देखें तो एजुकेशन से लेकर सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, लोगों का डेटा कंजम्पशन जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। अब देखिए मैच की अगर हम बात करें, आज नेटफ्लिक्स से लेकर अमेजोन से लेकर सब कुछ अगर हमें देखना है तो हमें क्या चाहिए, इंटरनेट चाहिए इसके लिए। और जो कंजम्पशन होता है इन मूवीज को देखने का वो भी आप काफी ज्यादा डेटा इसके लिए चाहिए और वो सब के लिए लोग इन्हीं सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं और बड़ा पैसा हर महीना चुकाते भी है।
दूसरी तरफ ऑनलाइन एजुकेशन की अगर हम बात करें तो कोरोना के बढ़ते केसों के कारण अगर हम देखने की कोशिश करें तो स्कूल कॉलेजेस अभी भी नहीं खुलेंगे और आने वाले कुछ महीनों तक खुलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। एजुकेशन ऑनलाइन ही रहने वाला है कुछ वक्त के लिए। तो ऐसे में डेटा पैक की बड़ी जरूरत है सबको, और आज के वक्त में इंटरनेट के बिना जिंदगी सोचना तक मुश्किल है। आज लोगों को 50 GB भी कम पड़ रहा है, 100 GB का डेटा भी महीने का कम पड़ रहा है, जबकि पहले लोगों के लिए 50 GB बहुत हुआ करता था। आज 100 GB कम पड़ रहा है, 200 GB तक कम पड़ रहा है लोगों को। तो इन कंपनी का फायदा है, चाहे कोरोना के केसेस बढ़े या ना बढ़े, एयरटेल की ग्रोथ देखने को मिलेगी। पिछली बार भी जब कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, लॉकडाउन था, तब भी एयरटेल के शेयर में रौनक थी और अभी भी इसके शेयर में रौनक लौटती हुई नजर आ सकती है। रिलायंस डेफिनेटली पॉजिटिव ट्रेंड में शेयर रहने वाला है। दोनों ही शेयर में खरीदारी की है, बने रहिए, फ्रेश बाइंग करना चाहो कर सकते हो, डरने की जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत गिरावट आ जाए, पैनिक मत करना, लॉन्ग टर्म के लिए जो ट्रेंड है वो इसका पॉजिटिव रहने वाला है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और भारतीय एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।